हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। करो शुरू। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम सभी बच्चों का हमारे इस ऑनलाइन सेशन में, जो कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020-21 में सभी उपस्थित विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का इस ऑनलाइन सेशन लेने का जो मुझे मौका मिला है, तो मेरा नाम है कर्डक मुरलीधर बबन, सहायक शिक्षक बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मोतीशाल लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माझगांव मुंबई। यहाँ पिछले 3 साल से मैथ 1 मैथ 2 का अध्यापन जारी है। तो बच्चों, आज हमें गणित भाग 1 10वीं कक्षा, जो कि गणित के 2 पार्ट हैं, गणित भाग 1 और गणित भाग 2, उसमें से आज हम गणित भाग 1 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर उसमें से जो टोटल 5 सवाल है, उसमें से चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप सभी बच्चों को मालूम होगी, तो भी मैं आपको एक बात फिर से दोहरा देता हूँ कि प्रकरण क्रमांक 4 तथा प्रकरण क्रमांक 6, ये दोनों भी एसएससी बोर्ड ने इस साल, महाराष्ट्र बोर्ड ने इस साल कोरोना की वजह से ये चैप्टर ओमिट किए हैं। इसके संदर्भ में आपको अध्ययन नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है। इसके बारे में, ये प्रकरण के संबंधित कोई भी सवाल आने वाले बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। तो आपको इस सूचना को याद रखनी है। और हम आगे बढ़ते हैं कि आज का जो विषय है, हमारा मेन टॉपिक है गणित भाग 1 प्रकरण है। हमारा प्रश्न उत्तरी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है और उसके संदर्भ में जो सवाल कैसे आ सकते हैं बोर्ड में, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज का हमारा उपघटक जो है वो है क्वेश्चन क्रमांक 4। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन क्रमांक 4 के बारे में चर्चा की है पिछले लेक्चर में। आज भी हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 में क्या आपको सूचना दी जाएगी? तो प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न हल करो। टोटल अंक है आपको, कुल मार्क है 8। तो इसमें से आपको ऑप्शन रहेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि प्रश्न 4 में 4 अंक वाले 3 प्रश्न उप प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से आपको कोई भी 2 ही प्रश्न हल करने होंगे। यानी यहाँ आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। उसमें से आपको कौन से भी 2, ए बी, बी सी या ए सी, कौन से भी 2 ही सवाल आपको क्या करने हैं, प्रश्न को हल करने होंगे। और अगर आपको 3 भी आएंगे प्रश्न, तो भी हल आएंगे, तो भी आपको उसके मार्क एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन काउंट नहीं होंगे। तो इस प्रश्न 4 के संदर्भ में बोर्ड आपसे क्या चाहता है? तो इस प्रश्न के संदर्भ में आपको संपूर्ण हल सहित उत्तर अपेक्षित है। तो स्टेप बाय स्टेप, इसमें शॉर्टकट या कोई स्टेप्स ओमिट नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हल सहित उत्तर अपेक्षित है। दूसरा है कि प्रश्न ये जो प्रश्न है क्रमांक 4, क्वेश्चन क्रमांक 4 के, ये प्रश्न मुक्तोत्तरी स्वरूप के होते हैं। मुक्तोत्तरी स्वरूप के यानी फ्री माइंडेड। मतलब क्या है कि ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक में नहीं होंगे। या 3 में से आपको 2 सवाल बुक में से देंगे, 1 सवाल बाहर का देंगे। बाहर का यानी पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।
वो पाठ्य पुस्तक में नहीं होंगे, लेकिन वो पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे मुक्त उत्तरी कहा जाता है, फ्री माइंडेड। वहाँ खाली अंक या कुछ साधन वगैरह ऐसे जो है रेलवे, बस, इसके इसके स्थान पर अगर हमारे बुक में रेलवे शब्द रहेगा, रेलवे से XYZ ने यात्रा की, तो आपको वहाँ देंगे कि बस से या किसी अन्य साधन से, ऐसे आपको थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, तो इतना भी डरना नहीं है। तो चलो हम देखेंगे कि अभी ये सवाल कैसे आते हैं और हमें इसको कैसे हैंडल करना है, लिखना है। तो देखो बच्चों, पहला सवाल, उदाहरण क्रमांक 1, एक रिक्त है, एक रिक्त की त्रिज्या अन्य रिक्त की त्रिज्या से 3 मीटर अधिक है। यह देखो, जो मेन कीवर्ड है उसको मैंने हाईलाइट किया है। आपको भी जो भी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक जो भी सवाल रहेंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ आपको उदाहरण दिया है कि एक रिक्त की त्रिज्या अन्य रिक्त की त्रिज्या से 3 मीटर अधिक है, अधिक, ये मेन है, तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल, योगफल यानी एडिशन, समेशन, योगफल 89 पाई मीटर वर्ग है, तो प्रत्येक रिक्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह देखो, पहले हमें त्रिज्या कितनी है एक दूसरे की कंपैरिजन में बताया नहीं, खाली 3 मीटर अधिक है। अगर एक x रहेगा तो दूसरा x+3 रहेगा, इसका इनका ये मतलब है। और उनके क्षेत्रफलों का योगफल, तो दोनों जो भी हमें जो मानना है रिक्त की त्रिज्या, उनके क्षेत्रफलों का। तो यहाँ देखो, क्षेत्रफल दिया है, तो इसका मतलब हमें रिक्त के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो किस तरह इसे हल करना है, आइए जानेंगे। हम चलते अभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखो यहाँ हमें ये जो शाब्दिक उदाहरण है, इसमें कुछ चीजें माननी पड़ती है, सपोज करना है यानी मानना है। तो माना पहले रिक्त की त्रिज्या, यहाँ 2 त्रिज्या दी गई है, यहाँ 2 त्रिज्या दी गई है। पहली है रिक्त की त्रिज्या है x मीटर है, हम मान रहे हैं, यहाँ आप y भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है वो आप यहाँ मान सकते हैं। तो दूसरे रिक्त की त्रिज्या हमारे एग्जाम्पल से क्या होगी, उन्होंने कहा है कि दूसरे रिक्त की त्रिज्या पहले रिक्त से 3 मीटर अधिक है। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या रहेगा, x+3 मीटर। क्यों? क्योंकि उदाहरण के कंडीशन, शर्त के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा है एग्जाम्पल में कि दूसरा जो रिक्त है उसकी त्रिज्या पहले त्रिज्या से 3 मीटर अधिक है, इसलिए हम लोगों ने ये दूसरा जो है त्रिज्या वो x+3 लिया है। तो यहाँ उदाहरण में जो शर्त दी गई है, उदाहरण के शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या कहा है कि दोनों जो क्षेत्रफल है, रिक्तों के जो क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो कितना है, 89 पाई मीटर वर्ग है। तो यह देखो, वृत्त के क्षेत्रफलों का, यानी मैंने पहले कहा आपको उसका सूत्र मालूम होना चाहिए, जो कि पाई r वर्ग है। तो दो यहाँ रिक्त दिए हैं, इसलिए यहाँ दो सूत्र लिखे हैं मैंने, πr1² + πr2², यानी r1 यानी प्रथम त्रिज्या,
R2 यानी द्वितीय त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और ये दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल बच्चों यहाँ कितना है 89 पाई, जो कि एग्जाम्पल में दिया है। और यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या x है, x मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या x + 3 है। तो यहाँ देखो R1, अगर मैं इसे R1 कहूंगा और इसे R2, मतलब ये प्रथम वृत्त की त्रिज्या और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो यही मान हम इस सूत्र में रखेंगे मान। तो पाई R1 का मान क्या था x स्क्वायर प्लस पाई R2 का मान है x + 3 स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 89 पाई। अब इसे हल करना है। ये देखो यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन निकालने से पहले हम जो ब्रैकेट में x + 3 स्क्वायर है उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ देखो पाई x वर्ग प्लस x + 3 वर्ग ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 89। यहाँ आपको पाई लिखना है क्योंकि कॉमन खाली लेफ्ट साइड का ही किया है, यहाँ कॉमन निकाला है। अब यहाँ पाई कॉमन निकाला है तो पाई कट जाएगा, या देखो ये पाई और ये पाई कट गया, तो क्या बचा यहाँ, वो कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर प्लस, अब ये जो ब्रैकेट है x + 3 स्क्वायर, उसको किस तरह हल करना है, ये यहाँ लिख रहा हूं x + 3, ये 2 बार लिखना है क्योंकि गुना करना है। तो देखो हर एक पद से दूसरे पद से गुना करना है, x वर्ग प्लस x + 3 3x प्लस फिर से 3 से x को गुना करना है, 3x प्लस 3 गुना 3 9। अभी देखो समान पद यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ सामायिक x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये पूरा ब्रैकेट का आंसर है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 89। अब यहाँ पाई कट गया है, कटा है, कैंसिल हुआ है, इसलिए हम वहाँ लिखेंगे 89। आगे यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर योगफल हुआ, एडिशन किया, प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 89। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उनका गुणांक 1 1 है, वो जोड़ने के बाद 2 हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ देखो पक्षांतर करना है हमें, प्लस 9, ये प्लस है तो यह क्या होगा -89 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यह देखो 89 में से 9 गए, 80 बचे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया है माइनस ऋण 80। अब यहाँ 2x 2 6 और 80 ये 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हमने 2 कॉमन निकाला है बच्चों यहाँ। तो ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नंबर पे 6 आता है और 40 नंबर पे 80 आता है, तो हमने यहाँ 2 को कॉमन निकाला और दूसरे बाजू से हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 से भाग दिया। तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे ये 2 कहाँ गया, तो 2 जो है जो गुने में था, पक्षांतर होने के बाद वो भागाकार में चला जाएगा और वहां 0 ही रहेगा, क्योंकि 2/0 कितना होगा 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखो गुणनखंड विधि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 40 के हमें ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं, वो जो -40 आना चाहिए उनका गुना और उनका योगफल +3 आना चाहिए। तो यहाँ हमें 2 फैक्टर्स मिले हैं,
8 और 5, और हमें कितने आना चाहिए उसका योगफल या आंसर उसका 3x। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यही जो फैक्टर्स है ये हम यहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड विधि यहाँ से स्टार्ट हुई बच्चों। तो यहाँ देखो, दो गट हैं उनके, ग्रुप कॉमन निकालना है, अनकॉमन ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ देखो x प्लस 8 माइनस यहाँ 5 कॉमन निकाला है, माइनस माइनस प्लस, और 5 के पहाड़े में 40 8 नंबर पे है। तो ये देखो समान आए हैं। फिर से कॉमन घटक जो है ब्रैकेट, वो एक ब्रैकेट में लिख लेना है। x प्लस 8 ये दोनों भी समान है, एक बार लिखेंगे, और जो अनकॉमन थे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 का भी मान 0 है और x माइनस 5 का भी मान 0 है। ये हम दो बार लिखेंगे अलग अलग, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और या आप या भी लिख सकते हैं यहाँ, अथवा भी लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 8 का भी मान 0 है और x माइनस 5 का भी मान 0 है। अब यहाँ x बराबर प्लस 8 है तो क्या होगा, पक्षांतर में माइनस 8, और माइनस 5 है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, x बराबर 5। यहाँ देखो एक वैल्यू प्लस में आई है और एक माइनस में आई है। तो आपको जो माइनस जो वैल्यू है ये प्लस है, लेकिन यहाँ हम लिखते नहीं प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस लिखना है, और ये वैल्यू हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि रिक्त की त्रिज्या माइनस या नेगेटिव ऋण नहीं हो सकती। ये हमें एक स्टेटमेंट लिख के x की वैल्यू ये दोनों में से एक को ही चुनना है जो कि पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखना है हमें कि रिक्त की त्रिज्या ऋण नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 8 ये नहीं हो सकती। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 8, इसलिए कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 5। यानी x जो कि मैंने एग्जांपल में पहले ही देखो, पहले लाइन में माना कि पहले रिक्त की त्रिज्या x है, x मीटर है, इसका मतलब पहले रिक्त की त्रिज्या 5 आई, 5 मीटर, और दूसरे रिक्त की त्रिज्या x प्लस 3, यानी x कितना आया है 5, उसमें 3 मिलाओ कितना हो गया 8 मीटर। यानी पहले रिक्त की त्रिज्या आई है 5 और दूसरे रिक्त की त्रिज्या है 8 मीटर। देखो पहले रिक्त की त्रिज्या 5 मीटर और दूसरे रिक्त की त्रिज्या x प्लस 3, उसमें मान रखो दूसरे रिक्त की त्रिज्या दूसरे रिक्त की त्रिज्या इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3, इसमें मान रखो x कितना है 5, पहले रिक्त की त्रिज्या से 3 से अधिक है, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 मीटर। इस तरह बच्चों ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 का, इस तरह मुक्तत्वरी यानी फ्री माइंडेड यानी पाठ्य पुस्तक में नहीं होंगे, लेकिन आपको पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे, आपके पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों को और हल आपको यहाँ लिखना है। तो आइए और एक प्रश्न को हम देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे कि किस तरह हल करना है। उदाहरण क्रमांक 2, यदि किसी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, वर्गों का स्क्वायर, सभी भुजाएं समान है, के क्षेत्रफलों का योगफल 400 मीटर वर्ग है, यदि उनकी परिमिति
परिमिति में अंतर 16 मीटर है, अंतर यानी माइनस, तो प्रत्येक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो हाईलाइट किए हुए शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफल फिर से, लेकिन किसका, रिक्त का नहीं, अभी किसका लिया है, वर्गों का। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, जो कि भुजा यानी बाजू, साइड स्क्वायर है, वो है, और उसका योगफल है 400 मीटर वर्ग है। और यदि इनकी परिमिति, अब यह परिमिति का अर्थ क्या है? परिमिति का अर्थ है कि सभी भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना है। अगर किसी वर्ग की एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति कितनी होगी? तो स्क्वायर को 4 भुजा है तो सभी भुजाओं को जोड़ना है। जैसे हम गणित में जोड़ते हैं, समेशन करते हैं, उसी पद्धति से जो स्क्वायर की जो भुजा है, चारों भुजा, उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो स्क्वायर में, वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो एक अगर 3 रहेगी तो दूसरी भी 3, तीसरी भी 3 और चौथी भी 3, तो 3 3 3 3 कितनी हुई, 12। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिमिति। तो आइए इस प्रश्न को किस तरह हम लिखेंगे और हल करेंगे ये जानेंगे यहाँ। देखो यहाँ दूसरा जो प्रश्न था उसका हल हम यहाँ लिखेंगे। हल, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि हमें कुछ चीजें माननी पड़ती है, जो कि हम यहाँ मान रहे हैं कि माना कि छोटे वर्ग की, क्योंकि वहां वर्गों की कहा है, यानी हमें मालूम नहीं कौन सा वर्ग बड़ा है, कौन सा छोटा, या कौन सा समान, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें यहाँ मानना है कि छोटे वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे, देखो पहले माना है कि छोटा जो वर्ग है उसकी भुजा x मीटर है, और जो छोटे वर्ग जो है, छोटा जो वर्ग है उसकी परिमिति, छोटे वर्ग की परिमिति, परिमिति 4x मीटर है। परिमिति, देखो ये वर्ग है, स्क्वायर, सभी भुजाएं समान, ए बी बी सी और सी डी प्लस ए डी। अब यहाँ देखो छोटे वर्ग की भुजा x है तो ये भी कितना रहेगा, x, ये भी x, ये भी x, क्योंकि वर्ग की परिभाषा ही है कि सभी भुजाएं समान होती है। तो यहाँ देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, 4x। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, एक्स प्लस एक्स तो कितना हुआ, 4x। तो यहाँ छोटे वर्ग की परिमिति कितनी आई, छोटे वर्ग की परिमिति, परि यानी सभी भुजाएं और मिति यानी उसको जोड़ना। इस तरह 4x आया है, जो कि यहाँ मैंने लिखा है 4x मीटर। छोटे वर्ग की परिमिति 4x, और अब हमें दूसरे वर्ग की तरफ जाना है। दूसरा जो वर्ग है उसकी हमें भुजा और उसकी परिमिति देखनी है। तो दूसरे वर्ग की जो परिमिति है, परिमिति दूसरे वर्ग की परिमिति इज इक्वल टू 4x प्लस 16। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में कहा गया है कि परिमिति का जो अंतर है वो कितना है, 16।
इसलिए अगर एक छोटे वर्ग की या कोई भी एक वर्ग की परिमिति अगर x है तो दूसरे की क्या रहेगी x प्लस 16, क्योंकि उसका अंतर अधिक है, यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ दूसरे वर्ग की परिमिति 4x प्लस 16 है। तो यहाँ देखो 4 प्लस 4 प्लस 4, सभी भुजाओं कितनी हो गई 16 मीटर। यहाँ दूसरे वर्ग की भुजा हम यहाँ ज्ञात करेंगे। अभी परिमिति से हम लोग दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। तो परिमिति को अगर 4 से भाग देंगे तो हमें भुजा ज्ञात होगी। 4 क्यों है? क्योंकि 4 भुजा है इसलिए। और 4 से अगर भाग दिया जाएगा परिमिति को तो हमें एक भुजा यहाँ मिल सकती है। तो 4x प्लस 16 अपॉन 4, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा x प्लस 4, x प्लस 4। ये है दूसरे वर्ग की भुजा जो है x प्लस 4 मीटर, और छोटे वर्ग की परिमिति है x और परिमिति है उसकी टोटल 4x, और दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 4 मीटर है बच्चों यहाँ। तो हमें दोनों भी वर्ग की भुजा तथा परिमिति यहाँ मालूम हुई है। अब हम बढ़ेंगे आगे। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल था, छोटे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो था वो कितना है 400 मीटर। 400 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मीटर। मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं यहाँ हम, मीटर वर्ग है। यह हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो कि 400 मीटर वर्ग है, इसलिए x वर्ग प्लस x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसका मतलब ये है बच्चों कि क्षेत्र वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो उसका सूत्र क्या है साइड स्क्वायर। तो पहली जो भुजा है भुजा वर्ग उसका सूत्र है, तो पहली भुजा थी x और दूसरी भुजा थी x प्लस 4, तो दोनों का वर्ग लिया है और टोटल योगफल है 400। तो x स्क्वायर प्लस जो ब्रैकेट में जो है x प्लस 4, उसको किस तरह हल करना ये पहले एग्जांपल में देखा है हम लोगों ने, फिर से यह देखेंगे। x गुना x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस फिर से 4 से x को गुना करेंगे तो 4x, 4 गुना 4 16, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 16। तो ये जो आंसर आया है x प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर का, वो आपको यहाँ लिखना है x स्क्वायर प्लस 8x इज प्लस 16 इज इक्वल टू 400। अब यहाँ जो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है उसका गुणांक जो है 1 है, वो हम उसको जोड़ेंगे। 1 प्लस 1 2x वर्ग प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। इज इक्वल टू 400। या फिर से हम दो कॉमन निकाल सकते हैं, या दोनों साइड दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस इससे पहले हम पक्षांतर कर लेंगे। 8x प्लस 16 400 प्लस है तो अभी क्या होगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस भिन्न चिन्ह है तो हम लोग घटाते हैं, और 400 में से 16 गए तो
384 बचते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर से 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे या 2 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अगर 384 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 192 इज इक्वल टू 0। और दो जो गुना में हैं वो पक्षांतर होने के बाद राइट साइड में चला जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब ये जो आया है हमारे सामने जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192, इसका हमें फिर से गुणनखंड विधि से इस समीकरण का जो x है, चरांक है, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो याद देखो, इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे 192 का, तो 3 गुना 64 और फिर से 64 का अगर गुणनखंड किया तो उसके फैक्टर निकाले जाएंगे, तो 3 गुना 16 गुना 4 और फिर से 16 का फैक्टर 4 गुना 4। तो यहाँ देखो 3 गुना 4 और 4 गुना 4 16, यानी 12 गुना 16। इसका अगर हम गुना करेंगे तो 192 आएगा और 16 में से 12 घटाएंगे तो हमें 4x मिलेगा, जो कि हमें एग्जाम्पल में दिया है। या तो ये हमारे फैक्टर्स जो है आप दूसरे विधि से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो अभी 192 के जो फैक्टर्स मिले हैं 12 और 16, वो हमें यहाँ लिखना है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम लगाते हमेशा 4x को जो प्लस है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या रहेगी वो प्लस में रहेगी, सॉरी 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ये पहले एग्जांपल में भी हम लोगों ने ये गुणनखंड विधि को सॉल्व किया है। तो x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 16, यहाँ 12 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो x प्लस 16 कॉमन है, तो x प्लस 16 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है x प्लस 16 की वैल्यू 0 है तथा x माइनस 12 की वैल्यू भी 0 है। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि ऊपर प्लस से पक्षांतर होने के बाद माइनस 16 आएगा, और x इज इक्वल टू प्लस 12, क्योंकि ऊपर माइनस है तो पक्षांतर होने के बाद आपको आएगा x बराबर 12। और या फिर से देखो, एक पॉजिटिव वैल्यू आई और एक नेगेटिव आई है इसका, और मैंने पहले कहा है कि जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, वो इनवैलिड है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -16, क्योंकि वर्ग की जो भुजा है वो नेगेटिव यानी ऋण नहीं हो सकती। इसलिए आपको जो पॉजिटिव वैल्यू जो है x बराबर 12 वो आपको लिखना है, यानी छोटे वर्ग की जो भुजा थी x वो आई है 12 मीटर। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है वर्ग की भुजा ऋण नहीं हो सकती, तो x बरा इज नॉट इक्वल टू -16, तो यहाँ आया x बराबर 12। तो यहाँ दोनों में से एक वैल्यू हम लोगों ने एक्सेप्ट की है और दूसरी क्यों नहीं की, यह आपको यहाँ स्टेटमेंट में आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा जो वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, x प्लस 4 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 4, x प्लस 4। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आई है 12 प्लस 4, 12 और 4 16 मीटर, 16 मीटर। और पर छोटे वर्ग की जो भुजा है
वो है 12 और दूसरे वर्ग की भुजा है 16 मीटर। इस तरह बच्चों ये जो सवाल है इसे हमें इस तरह हल करना होगा। बहुत सिंपल सवाल आते हैं बच्चों, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह हमें इस प्रश्न को हैंडल करना है। अब यहाँ उदाहरण क्रमांक 3 आपके सामने है, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर जो है अंकगणितीय श्रृंखला, इसके संबंधित है कि किसी व्यक्ति ने 4000 रुपए कर्ज लिया है या उधार लिया है तथा उस पर 500 रुपए ब्याज देने का वादा किया। ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त EMI, प्रत्येक किस्त के बाद 10 रुपए कम करते हुए कुल 10 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान पेमेंट कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और तथा अंतिम किस्त कितनी होगी। यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझना है पहले। किसी व्यक्ति ने, यानी आप खुद, एक किसी व्यक्ति यानी आप खुद ऐसे समझो, और आपने अगर 4000 रुपए कर्जा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पापा से 4000 रुपए कर्ज लिया तथा उस पर 500 रुपए ब्याज देने का वादा किया। ब्याज क्यों? क्योंकि आपने 4000 रुपए इस्तेमाल किया है, पैसा इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो 500 रुपए है वो आपको देना है। तो टोटल कितने हुए? 4500 रुपए आपको टोटल कुल आपके पापा को आपको रिटर्न करना है। उसके बाद प्रत्येक किस्त के बाद, लेकिन देखो पापा ने कहा है कि आप मुझे 4500 एक ही टाइम मत दीजिए, आप इंस्टॉलमेंट करके यानी किस्त हर महीने में आप क्या करो, मुझे कुछ ऐसी अमाउंट दे दो जो कि हर किस्त के बाद 10-10 रुपए कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस महीने में 100 रुपए दिया तो अगले महीने में 90 रुपए, उसके अगले महीने में 80 रुपए, उसके अगले महीने में 70 रुपए, इस तरह 10 रुपए कम करते हुए कुल 10 किस्तों में। लेकिन पापा ने कंडीशन डाले कि आपको क्या करना है, 10 ही किस्तों में क्या करना है, मेरे पूरे का पूरा जो कर्ज है आपको क्या करना है, मुझे वापस करना है। जो मैंने आपको पैसा दिया है कर्ज प्लस ब्याज, वो दोनों भी मिला के मुझे क्या करना है, 10 किस्तों में ही पेमेंट करना है। तो आपने पहले महीने को कितना पैसा दिया और लास्ट के महीने में यानी 10वें महीने में या 10वें किस्त में आपने कितना पैसा पापा को दिया, ये यहाँ इस उदाहरण में आपको पूछा है। तो आपको इसको किस तरह हल करना है ये हम यहाँ जानेंगे। देखो तीसरा जो सवाल है, हल। किसी व्यक्ति ने, या आप किसी व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में जो दिया है उसी के हिसाब से ही आप यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा एग्जाम्पल में, तो वो नाम आपको यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं दिया, इसलिए किसी व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज कितना है, टोटल 4000 रुपए। किसी व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज या उधार 4000 रुपए है। और उस रकम पर जो कर्ज लिया है 4000, उस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपए। कर्ज लिया है 4000 और उस रकम पर ब्याज है 500 रुपए। तो कुल राशि जो कि मुझे पेड करनी है, पेमेंट करनी है, तो कुल कितनी पेमेंट मुझे करनी है,
कुल राशि, तो ये मैं यहाँ लिखता हूं कि कुल भुगतान जो पेमेंट करना है मुझे, टोटल कुल 4000 प्लस 500 रुपए, टोटल कितने हुए 4500 रुपए मुझे क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं, यानी वापस करनी है। जिसने दिया है उसी को मुझे क्या करना है, टोटल 4500 रुपए भुगतान करने हैं। अब किस्तें कितने किस्तों में करने हैं, किस्तों की संख्या है, लिमिटेड है, मर्यादित है, वो है 10। हमें 10 किस्तों में ही पैसे 4500 वापिस करने हैं, ब्याज के सहित 500 रुपए के सहित कुल भुगतान है 4500, और वो भी 10 किस्तों में वापिस करना है। तो जो किस्तों की संख्या है वो है हमारे सामने 10, क्योंकि किस्त कितने किस्त है टोटल 10। तो हमारा ये n जो है नंबर वो कितना है 10, यानी n इज इक्वल टू 10। पहला दूसरा तीसरा ऐसे कितने किस्त है 10, और प्रथम किस्त में पहला किस्त जो है वो, और लास्ट वाला किस्त यानी 10वां किस्त जो है उसमें हमने कितना पेमेंट किया है, यानी T1 और T10 हमें यहाँ ज्ञात करना है। T1 यानी A और T10 हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो किस पद्धति से हम इसे हल करेंगे, देखो यहाँ कि कुल भुगतान हमारे सामने है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन जो है n बराबर 10 है, तो टोटल कितने हमारे सामने, कुल भुगतान 4500। सॉरी, तो हर किस्त जो है वो पहले किस्त से कितने रुपए कम है, 10 रुपए कम है, इसका मतलब माइनस, और अगर अधिक होता तो इसका मतलब +10। तो हर किस्त पहले किस्त से 10 रुपए कम है, 10 रुपए कम है, तो D इज इक्वल टू -10। जो हमारा जो साधारण फर्क है हर एक किस्त में, पहले दूसरे, तो दूसरे किस्त में से पहला किस्त अगर हम घटाएंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ देखो अधिक रहता तो हम प्लस लिखते हैं, और कम है एग्जाम्पल में, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, -10। अब हमें जो T1 जो निकलना है, T1 को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो यहाँ देखो SN का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d ब्रैकेट कंप्लीट। तो n जो दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 10 10। तो देखो n जहां भी दिख रहा है वो 10 है, n 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 -1 और d की वैल्यू -10, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ S10 कितना है, 4500, कुल भुगतान कितना है 4500 इज इक्वल टू 10/2। 10 से अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 गुना -10 -90, 10 में से 1 गया 9 -10, हमें आगे क्या करना है, गुना करना है। 4500 इज इक्वल टू
फाइव ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में 2a प्लस, अब ये गुना है, ब्रैकेट में है, 9 गुना -10 कितना आएगा, -90, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये जो 5 जो है राइट साइड में जो भाग में है वो अब यहाँ क्या होगा, पक्षांतर के बाद बटे में आएगा, 4500 बटे 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खुल जाएगा, 2a माइनस 90, 5 से भाग दीजिए, 900 यानी 900, 900 इज इक्वल टू 2a माइनस 90। अब ये जो 90 है माइनस राइट साइड में, वो माइनस में है, पक्षांतर होने के बाद वो प्लस में चले जाएंगे, तो 900 प्लस 90 इज इक्वल टू 2a, तो 900 प्लस 90 कुल हुए 990 इज इक्वल टू 2a, 2 और a के बीच में है गुने का चिन्ह, फिर से पक्षांतर, 290 गुना 2 बटे में चले जाएंगे, 2 इज इक्वल टू a, अब 2 से भाग देना है, 4, 9 और 5 यानी 495, 495 आपका आया है ए, यानी प्रथम जो किस्त है, पहला जो किस्त है वो हमारा आया है 495 यानी 495, ये पहला किस्त है जो कि हमने भुगतान किया है। और अब लास्ट जो अंतिम किस्त है वो है T10, तो Tn का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब T10 कितना, n कितना है 10, तो n जहां भी दिखेगा वो आपको 10 लिखना है, तो T ये कितना है 495 प्लस ब्रैकेट में n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान -10, T10 is equal to 495 प्लस 9, 10 में से गया 9 गुना, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 10, T10 is equal to 495 प्लस, ये गुना करेंगे 9 गुना -10 माइनस 90, तो T10 इज इक्वल टू 495 से 90 गए 405 रुपए। इसका मतलब ये है कि हमारा अंतिम जो किस्त है, अंतिम किस्त जो है वो है 405 रुपए और पहला किस्त है 495। इस तरह इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है, स्टेप बाय स्टेप, उत्तर सहित अपेक्षित है। देखो उदाहरण नंबर 4, वसंतराव ने कुल 400 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा कुछ दूरी यात्रा की और शेष दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से रेलवे यात्रा की पूरी तरह से 13 घंटों की यात्रा की। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, दो चर का प्रयोग करना है। तो वसंतराव ने टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा की है, 900 किलोमीटर, और उसमें से बस द्वारा कुछ यात्रा की जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, गति से बस द्वारा की, और
उर्वरित जो शेष दूरी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दूरी से यात्रा रेलवे से की। तो पूरी तरह से 13 घंटे की यात्रा बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बस द्वारा कितनी यात्रा की है वो हमें यहाँ दो चर का प्रयोग करके इस गणित को क्या करना है, हल करना है। तो यार देखो, माना वसंतराव ने बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। माना वसंतराव ने बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा x घंटे में तय की, ऐसे मानते हैं। मतलब बस से वसंतराव बस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, जो कि x घंटे में तय की गई। हमें समय मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ समय हम लोगों ने माना है x घंटे में तय की तथा 90 किलोमीटर प्रति आवर से रेलवे से, पहली थी बस से, अब ये है रेलवे से। मतलब वसंतराव ने दो साधन का यहाँ इस्तेमाल किया है, एक है बस और दूसरा है रेलवे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से x घंटे में बस से यात्रा की और 90 किलोमीटर प्रति आवर से रेलवे से यात्रा की गई, जो कि y घंटे में कंप्लीट की, पूरी की। यानी बस से जो यात्रा की वो x घंटे में तय होना चाहिए और रेलवे से जो यात्रा की वो y घंटे में कंप्लीट की है। इस तरह हमने यहाँ एग्जाम्पल में माना है। अब यहाँ कुल अंतर, टोटल डिस्टेंस कितना है उदाहरण में? 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर कुल अंतर, यानी बस से और रेलवे से। तो दोनों का कुल अंतर 900 किलोमीटर। तो यहाँ सूत्र दूरी अंतर इज इक्वल टू गति गुना समय। अगर हमें दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? गति गुना समय, इसका गुणनफल करते हैं। तो यहाँ दूरी बस से तय की गई दूरी, बस से तय की गई दूरी बराबर 60x। देखो बस से गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर गुना समय, समय कितना है? x घंटे, यानी 60x हो गया। उसी तरह बस से तय की गई दूरी 60x। उसी तरह रेलवे से तय की गई दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर गुना y, यानी 90 y घंटे में, सॉरी x नहीं y रहेगा। रेलवे से यात्रा y घंटे में की। यानी हमें यहाँ दूरी मालूम हुई है 60x और 90y। तो यहाँ उदाहरण के प्रथम शर्त के अनुसार उदाहरण के प्रथम शर्त के अनुसार 60x, यानी प्रथम जो बस से यात्रा की गई है और उर्वरित यात्रा रेलवे से की गई है, वो टोटल कितनी है? 900 किलोमीटर। यानी रेलवे से और बस से दोनों मिला के कितना हुआ है? 900 किलोमीटर। या देखो 30 से हम अगर दोनों पक्षों को भाग देंगे तो कितना यहाँ बचेगा?
002 यानी 2x 3 3 9 3y इज इक्वल टू 30। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। तथा उदाहरण के दूसरे शर्त के अनुसार उदाहरण के दूसरे शर्त के अनुसार 60 किलोमीटर पर हावर से और 90 किलोमीटर के हावर से टोटल यात्रा हुई थी 900। तो हमें बस से पूछा गया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। टोटल यात्रा कितने घंटे में कंप्लीट की है? x प्लस वाई बराबर 13 ही घंटों में यात्रा कंप्लीट की है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 13, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब यह देखो, समीकरण 2 को हम 3 से गुना करेंगे। गुना 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। समीकरण जो 3 है उसको क्या करना है? 1 से घटाना है। तो हमारा पहला समीकरण जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो यह हमें क्या करना है? घटाना है। तो यह घटाना है, और समीकरण एक दूसरे से जब घटाते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि जो दूसरा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण, उसका चिन्ह जो होते हैं वो अपरक्ष हो जाते हैं, यानी अपोजिट करना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ सब प्लस में है, तो हमें क्या करना है? माइनस। तो ये देखो 3 में से 2 गए हैं, एक x, एक लिखते नहीं, x प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएंगे वो 0 0, 3 में से 3 चले जाएंगे 0 यानी कट गए। इज इक्वल टू 39 में से 30 गए 9, यानी x बराबर 9। यानी वसंत राव ने बस द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जो यात्रा की थी बस से, वो है 9 घंटे में उसने तय की। और उर्वरित जो है बस से जो यात्रा की है वो है 60x बस से यात्रा 60x, 60 गुना x की वैल्यू कितनी आई है? 9 इज इक्वल टू 540 किलोमीटर। यानी बस से यात्रा की है 540, और अगर क्वेश्चन में रेलवे से पूछा जाता तो आप क्या करते? y की वैल्यू निकालकर उसको क्या करते? 90 से गुणा करते। बस से यात्रा 60 गुना x की वैल्यू 9 है, तो 9 गुना 60 540 किलोमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बस से यात्रा कितनी की है। अमर सर, हेलो। हाँ सर जी। हाँ सर, ठीक है, हो गया। हो। बच्चों किसको कुछ पूछना है? हेलो सर। पूजा पांडा। हेलो सर। हाँ पूजा पांडा, पूछो क्या पूछना आपको। सर वो जो क्वेश्चन का स्लाइड था वो एक बार दिखाओ ना।
कौन सा? क्वेश्चन दिखाओ ना, जो 3 क्वेश्चन थे उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है? आंसर लिस्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर। 1 नंबर, ये 2 नंबर, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके। हाँ और किसी को कुछ पूछना है?